कल ये वाला किया था हमने, ज्योग्राफिकल डाटा मैट्रिक्स। ठीक है, अभी आज कितनों ने लिखा है दोबारा से इन क्वेश्चंस को? लिख के कौन कौन लाया? लिख लिया? सिर्फ एक नहीं लिखा है, बाकी आज लिखोगे? ठीक है। क्या हुआ? आ गई है। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये वाला हमने कर लिया था, ज्योग्राफिकल डाटा मैट्रिक्स में हमने क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमोट सेंसिंग पे नोट लिखना था। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया नहीं था मैंने, ये लिखना है अभी आप लोगों ने, है ना? या लिख लिया? लिख लिया। ठीक है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम बेसिकली। जब इसका आंसर लिखेंगे तो पहले तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग, और उसके बाद आप उसके एप्लीकेशंस को आप उसमें अलग से लिख सकते हो कि उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट आंसर बन जाएगा, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ एक पैराग्राफ में कंप्लीट कर दिया उसको। आप लोगों ने जो किया है उसमें सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा और उसी में सारा कंप्लीट कर दिया। तो थोड़ा सा उसको डिफाइन करो कि आप कब बता क्या रहे हो उसमें। एक हेडिंग्स आप बनाते नहीं हो चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हाईलाइट करो कि ठीक है ये हेडिंग हम ये चीज़ें बताना चाह रहे हैं। तो रिमोट सेंसिंग को हम कैसे लिख सकते थे? रिमोट सेंसिंग है क्या? ये एज इट इज़ आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग इज दी आर्ट, साइंस एंड टेक्निक ऑफ कैप्चरिंग द अर्थ सरफेस फीचर्स यूजिंग सेंसर्स और कैमरा इन एयरप्लेन और सैटेलाइट। अभी जो आंसर्स लिखे हैं उसमें रिमोट सेंसिंग में सब लिख रहे हैं कि सिर्फ एरोप्लेन से कैमरा से हम कैप्चर कर लेंगे, दैट इज रिमोट सेंसिंग। सैटेलाइट भी तो है, सैटेलाइट का मेंशन किया ही नहीं है। रिमोट सेंसिंग में हम सिर्फ एरोप्लेन से इमेज नहीं खींच रहे हैं, सैटेलाइट से भी सेंस कर रहे हैं। सैटेलाइट का किसी ने मेंशन नहीं किया अपने आंसर्स में। ठीक है, प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग द स्पेशल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, और कर क्या रहे हैं उसको करके, वो इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज रिमोट सेंसिंग इन बेसिक टर्म्स, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है एज इट इज, कोई चेंज नहीं किया मैंने इसमें, ये एज इट इज आपकी बुक में। रिमोट सेंसिंग स्टडीज क्विकली चेंजिंग फिनोमेना ऑन द अर्थ सरफेस सच एज floods, drought, forest fire, etc. provide accurate information in different scales. ये भी एज इट इज लिखा हुआ है कि करता क्या रिमोट सेंसिंग। तो इसमें जब शुरुआत में आपको बोला गया कि नोट लिखना है इस पे, तो पहले उसको डिफाइन करो, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दो, और उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन है एक अलग से हेडिंग बना के उसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर फिर अलग से हेडिंग बन जाएगी उसकी एप्लीकेशंस, उसके यूजेस की, यूजेस क्या है जो आपकी बुक में अलग से दिए हुए हैं। हालांकि हेडिंग नहीं बनाई हो, हेडिंग हम अपनी मर्जी से बनाएंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उस आंसर को। और यहाँ पर वी कैन राइट एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वेरियस फील्ड्स। कहाँ कहाँ पर? एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर इसका यूज है। देन देयरआफ्टर, बाय एनालाइजिंग रिमोट सेंसिंग डाटा, रिसर्चर्स एंड प्रोफेशनल कैन एक्सेस changes in land cover, monitor vegetation health, map urban expansion, detect environmental hazards। ये इसके यूजेस हैं जो हम रिमोट सेंसिंग को यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक इसमें एक अलग से एक हेडिंग बना करके एप्लीकेशंस की, यूजेस की, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस हिसाब से लिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। काफ़ी हैं आप में से जो बहुत अच्छे आंसर्स भी लिख रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा और रिफाइनमेंट करोगे तो दैट विल बिकम बेटर, और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा उसमें। ठीक है ना, तो वो क्या चेंजेस हैं वो मैं बता रहा हूँ कि उसमें चेंजेस क्या करने हैं आप लोगों को। ठीक है,
क्लियर है? डिस्कस मेडिकल ज्योग्राफी, किसी ने नहीं लिखा होगा, अभी बताया नहीं था अभी तक, लिख लिया? तो मेडिकल ज्योग्राफी में बताना क्या है? मेडिकल ज्योग्राफी एज इट इज लिखना है जो आपकी बुक में है, कोई चेंज नहीं है उसमें। तो मेडिकल ज्योग्राफी में है क्या चीज़? मेडिकल ज्योग्राफी में इट मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑरिजिन, डिफ्यूजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो उनका ऑरिजिन कहाँ है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या, उनका डिफ्यूजन है, ये स्टडी कर रहे हैं मेडिकल ज्योग्राफी में। एंड हेल्थ केयर प्लानिंग, इट एग्जामिन्स हाउ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स सच एज लोकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इन्फ्लुएंस डिजीज पैटर्न, हेल्थ एक्सेसिबिलिटी, देन हेल्थ आउटकम्स। ये सब मेडिकल ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये हमने जब पढ़ा था तब इसको एक्सप्लेन भी किया था कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम मेडिकल ज्योग्राफी में, कैसे हम मेडिकल को ज्योग्राफी के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल लिखा नहीं है लेकिन अपनी मर्जी से लिखो, इन चीज़ों को पढ़ के लिखो कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अभी रिसेंट का एग्जाम्पल दो, ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ कोरोना, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? इन द ज्योग्राफी, इन द मेडिकल ज्योग्राफी, कि कहाँ ओरिजिन हुआ, किस किस एरिया में स्प्रेड हुआ, ये हम पढ़ेंगे इन द ज्योग्राफी, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल इसके साथ ऐड करो जब आंसर लिख रहे हो, तो आंसर्स में एग्जाम्पल्स आप डाल सकते हो, तो वहां पर एग्जाम्पल्स को यूज करना चाहिए, वो आपके आंसर्स का इंपैक्ट और ज्यादा बढ़िया कर देते हैं, ठीक है? देन मेडिकल ज्योग्राफी स्टडीज फॉलोइंग, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट, डिजीज मैपिंग, सेकेंड, एनवायरमेंटल हेल्थ, सेकेंड, थर्ड, एक्सेस टू हेल्थ केयर, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उसी में लिखा हुआ है, और लास्ट में डिजीज ट्रांसमिशन पाथवेज। ये अलग अलग पॉइंट बना दिए, बस वही एज इट इज है जो आपकी बुक में है, उसको बस अलग पॉइंट्स में हमने क्रिएट किया, ठीक है? थोड़ा इजी हो जाता है समझने में कि हम लिख क्या रहे हैं, अदरवाइज इसको एज इट इज पैराग्राफ में भी लिख सकते थे, लेकिन उसका समझने में फिर दिक्कत उतनी होती है, और एग्जामिनर को समझने में जितना आसान होगा तो उसको अगर फ़ायदा लगेगा तो ऑटोमेटिकली मार्क्स देगा। अगर आप उसको ही दिक्कत में डालोगे तो खुंदस तो निकालेगा कहीं ना कहीं, है ना? तो थोड़ा सा इजी करो चीज़ों को, बहुत इजीली उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करो, जो आंसर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट करें, ये लिखना है अभी ना, तो लिख लेना इसको। ओशियनोग्राफी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो आपके इसमें दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं, बुक वाली लिख दो एज इट इज। क्या ओशियनोग्राफी? ओशियनोग्राफी में हम क्या कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग सीज एंड ओशियंस, स्टडी ऑफ सीज एंड ओशियंस, जिसके अंदर हम शेप, साइज, डेप्थ, बॉटम रिलीफ ऑफ ओशियन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन, ओशियन करंट्स, वेरियस लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टिंग इन ओशियन ऑल्सो, दीज आर स्टडीड अंडर ओशियनोग्राफी, ठीक है? तो पहले बताओ हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, और उसमें उसके अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज ओशियनोग्राफी। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओशियंस एनकम्पेसिंग देयर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन लिख सकते हैं, दोनों नहीं लिखने हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट है? नहीं? ठीक है, नेक्स्ट करें। ये इसमें दिक्कत आ रही थी सभी को कि लिखना कैसे, हाउ द थीम्स आर इंटर रिलेटेड। हम सिर्फ थीम्स को एज इट इज लिख रहे हैं जो आपकी बुक में, उसका इंटर रिलेशन तो हमने बताया नहीं उसमें। जब तक हम बताएंगे नहीं कि कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ को इम्पैक्ट कैसे कर रही है, तो इंटर रिलेशन या इंटर कनेक्टेडनेस पता कैसे चलेगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपको वो थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके भी बता सकते हो, सिंप्लीफाई और भी किया जा सकता है इसको। मैं नहीं कहूँगा दिस इज एन सिंपल आंसर, आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है? मैंने आपको बताया भी था, कोई भी एक एग्जाम्पल उठाओ और उसके हिसाब से आप पूरे आंसर को डिफाइन कर सकते हो। किसी भी कोई लोकेशन है, वो लोकेशन प्लेस के ऊपर डिपेंडेंट है,
लोकेशन क्या है? प्लेस का एड्रेस ही तो है। प्लेस को डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम? लोकेशन से ही कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो किसी रीजन में लाई कर रही है। मूवमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ड्यू टू द लोकेशन। जैसे एग्जांपल है हिली एरियाज। हिली एरियाज में समर के टाइम पे ज्यादा मूवमेंट होता है, क्यों हो रहा है? ड्यू टू देयर लोकेशन, क्योंकि उनका लोकेशन इस तरीके से है और वो लोकेशन की वजह से एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक उस तरह की है, ठीक है ना। तो एग्जांपल देके आप लिख सकते हो उन चीजों को। तो इसको हम लिखें तो कैसे लिखें? तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि दीज आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। जो भी थीम्स हैं, दीज आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स दैट कलेक्टिवली प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्पेशियल डायनामिक्स ऑफ अर्थ सरफेस। ये 5 थीम्स क्या कर रही हैं? एक साथ मिला करके जब हम स्टडी करेंगे तो हमें कुछ स्पेशल एनालिसिस मिलेगा। हम ज्योग्राफी को अच्छे से एनालाइज करके पढ़ पाएंगे जब हम इनको कनेक्ट करके पढ़ेंगे। The name of themes and its interrelation with other themes is given below. यहाँ पर हमने उसको इंटररिलेशन बताया। फर्स्ट इज लोकेशन। लोकेशन कैसे रिलेटेड है बाकियों से? तो लोकेशन है क्या चीज, पहले तो ये डिफाइन कर दिया एज इट इज जो आपकी बुक में, कोई चेंज नहीं किया इसमें। और फिर उसके बाद द प्लेसेस एंड रीजंस हैज सम लोकेशन। प्लेस और रीजन की कुछ लोकेशन तो होगी, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन, ठीक है। देन मूवमेंट ऑफ पीपल इज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मूवमेंट में भी क्या वेरी हो रहा है? लोकेशन ही तो वेरी हो रहा है। जब भी मूवमेंट होगा तो उसमें वेरिंग फैक्टर क्या है? वेरिएबल क्या है? लोकेशन। ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट एंड रिसोर्सेज ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन। ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन जो हो रहा है वो पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से डिफर करेगा। लोकेशन के हिसाब से जो इंटरेक्शन है वो डिफर करेगा। ह्यूमन एनवायरमेंट का जो रिलेशन है वो डिफर करेगा। तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन कि वहां पर रिसोर्सेज क्या हैं। तो उन रिसोर्सेज को कितना एक्सप्लॉइट करना है। रिसोर्सेज है ही नहीं तो एक्सप्लॉइट कहां से करें? तो ह्यूमन एनवायरमेंट का जो रिलेशन है वो भी लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, उस लोकेशन में पाए जाने वाले रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और एग्जांपल आप लिख सकते हो यहाँ पे, रिलेटिव लोकेशन कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नियर बाय प्लेसेस। हम लोकेशन को अगर हम देखें तो रिलेटिव लोकेशन क्या है, या रिलेटिव प्लेस अगर हम कहीं देख रहे हैं तो कहीं पर हम कहीं ना कहीं रिलेटिव प्लेस हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो लोकेशन और प्लेसेस दोनों इंटर रिलेटेड हैं। जब हम रिलेटिव लोकेशन की बात करते हैं तो हम किसी नियर बाय प्लेस की बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो आप इसमें। नेक्स्ट, रीजन या प्लेस। प्लेस पहली लाइन एज इट इज जो आपकी बुक में है, जो आपकी बुक में कि व्हाट इज प्लेस, वो आपकी बुक में एज इट इज है। फिर उसके बाद यूनिक फिजिकल फीचर्स ऑफ दैट प्लेस आर एट्रीब्यूटेड टू द लोकेशनल एस्पेक्ट। किसी भी प्लेस पे क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। कि कोई अगर प्लेस पोल्स पे है, वो पोल पे है इस वजह से उसकी फीचर्स अलग हो जाएंगे, और कोई प्लेस इक्वेटर पे आ जाएगी तो इक्वेटर पे आने की वजह से फीचर्स चेंज हो जाएंगे। तो प्लेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लेस के फीचर्स आर डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन, आर डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। अब इंडिया में अगर कोई चीज, एक तो राजस्थान के मरुस्थल वाले एरिया में, डेजर्ट एरिया में है, या फिर कुछ चीजें हिमालय में, कुछ नॉर्थ ईस्ट में है, तो लोकेशन चेंज होते ही कैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो प्लेसेस आर डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन, द फीचर्स ऑफ द प्लेसेस आर डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। देन उसके बाद मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, आइडियाज आर डिपेंडेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। अब कोई भी प्लेस है, वहां मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, वो उस प्लेस की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो प्लेस के ऊपर डिपेंड करेंगे कि वहाँ पर रिसोर्सेज हैं कि नहीं, वहाँ रहने लायक जगह है कि नहीं। तभी तो मूवमेंट उसी के ऊपर तो डिपेंड करेगा, वहाँ से मूवमेंट इन हो रहा है कि आउट हो रहा है। जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखें रूरल अर्बन माइग्रेशन, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्लेस, कि हम रूरल से अर्बन एरिया में जा रहे हैं। अर्बन एरिया इज ए प्लेस। क्यों जा रहे हैं? फॉर बेटर फैसिलिटीज, फॉर बेटर फैसिलिटीज। रूरल एरिया से माइग्रेशन आउट हो रहा है, क्यों?
क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज कम है। तो डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स ऑफ दैट प्लेस माइग्रेशन या तो होगा या फिर वहां से माइग्रेशन या तो इन होगा या आउट होगा। तो मूवमेंट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दी फीचर्स ऑफ दैट प्लेस या फिर डिपेंडेंट ऑन द प्लेस, ऑन द रीजन। ठीक है, एग्जाम्पल्स हिल स्टेशंस, एग्जाम्पल्स हिल स्टेशंस, वो प्लेस ऐसी जगह पे हैं तो समर के टाइम पे हम देखते हैं वहां ज्यादा लोग जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल डाल सकते हो। देन ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, इसको तो किसी चीज से कनेक्ट कर लो। ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन कब होगा? जब ह्यूमंस होंगे। ह्यूमंस कहाँ हैं, लोकेशन बताएगी। वो उस प्लेस पे जाएं कि नहीं जाएं, प्लेस पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं, तभी तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इंटरेक्शन इज डिपेंडेंट ऑल द थिंग्स, वेदर इट इज रीजन, वेदर इट इज प्लेस और लोकेशन। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। ये तो पहली लाइन तो सेम है, इट डिस्क्राइब हाउ पीपल इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड हाउ एनवायरमेंट रिस्पॉन्ड्स। ठीक है, ये तो सेम है। उसके बाद इट एक्सप्लोर्स हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज मूवमेंट अक्रॉस ऑल रीजन और लोकेशंस इंपैक्ट सेटलमेंट पैटर्न्स, कि किस तरीके से सेटलमेंट पैटर्न्स पे इंपैक्ट डालता है वहाँ का एनवायरनमेंट, तो किस तरीके से ह्यूमंस पे इंपैक्ट डाल रहा है। ये दोनों चीज़ें आपस में डिपेंडेंट है। क्लाइमेट चेंज जो आज के टाइम पे हो रहा है, कोस्टल रीजन्स, पहले तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, ह्यूमंस ने एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश की और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। कोस्टल रीजन से अब लोगों को भागना पड़ेगा। अब क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सी लेवल राइज होगा तो कोस्टल रीजन डूब जाएंगे और उससे क्या क्या करना पड़ेगा, लोगों को वहां से भागना पड़ेगा। तो पहले क्या हुआ, ह्यूमन ने एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस किया और उसके रिजल्ट क्या मिला, एनवायरनमेंट ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है, लोगों के मूवमेंट पे इंपैक्ट डाल रहा है, लोगों की प्लेसेस पे इंपैक्ट डाल रहा है कि हम कहाँ रहें जाके, लोकेशंस पे इंपैक्ट डाल रहा है। तो सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, वो यहां से भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहां से डिफाइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यही है, ग्लोबल वार्मिंग विच इज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस हैज ह्यूज इंपैक्ट ऑन ह्यूमंस। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट, फर्स्ट लाइन एज इट इज जो आपकी बुक में है। मूवमेंट क्या है, इट इज द नेटवर्क ऑफ ट्रैवल ऑफ पीपल, गुड्स, आइडियाज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। लेकिन मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल द थिंग्स। मूवमेंट डिपेंड किस पे करेगा, आपके ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा, आपका लोकेशन पे डिपेंड करेगा, प्लेस पे डिपेंड करेगा, रीजन पे डिपेंड करेगा, सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा मूवमेंट, जैसे अभी कोस्टल एरिया, या फिर पहले ह्यूमन कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे इतना पॉल्यूशन कर दिया, बाद में वहाँ लोगों ने जाना बंद कर दिया। ठीक है ना, कचरा इतना फेंकाते हैं, तो मूवमेंट पे इंपैक्ट पड़ा ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन से। ठीक है, शिमला पहुंच जाते हैं गर्मियों में, इतनी भीड़ हो जाती है, 2-2 दिन का जाम लगता है, लोग फिर अपने आप सोचते हैं अब किस लिए जाना जब 2-2 दिन का जाम है ना। कहीं इंटरेक्शन से फर्क पड़ रहा है। अभी क्या हुआ, पिछले साल बाढ़ आ गई उधर, उसके बाद इस साल देखेंगे तो ऑटोमेटिकली कम लोग जाएंगे क्योंकि अब लोगों में डर है, तो इंपैक्ट पड़ा। ठीक है ना, तो हर चीज का ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन को अगर हम देखें तो डायरेक्ट फर्क पड़ता है। वही मूवमेंट का चीजों पे फर्क पड़ता है। ज्यादा लोग जा रहे हैं तो लैंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस उतनी ही एडवर्स होंगी। ठीक है, तो एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड। ठीक है, देन रीजन, इसमें भी एग्जांपल में अगर हम देखें तो क्या दे सकते हैं, सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई हैव मोर पॉपुलेशन डेंसिटीज, यहां पर मूवमेंट लोगों का ज्यादा है।
क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक वो अलाउ करती हैं। इनकी प्लेस कन्वीनियंट जगह पे है, इनकी लोकेशन ऐसी जगह की आराम से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं। देन उसके बाद रीजन। तो रीजन क्या है? रीजन के ऑलरेडी एग्जांपल्स आपके भर भर के दिए हुए हैं इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं थी। जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें बुक में ऑलरेडी रीजंस के बहुत एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें तो बताने की जरूरत भी नहीं थी क्या एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, तो रीजंस में भी डिस्क्राइब बेस्ड ऑन फिजिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ प्लेसेस एंड लोकेशंस। हम रीजंस को क्लासिफाई किस बेस पे कर रहे हैं कि कुछ लोकेशंस हैं उनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हमने एक रीजन बोल दिया। कुछ प्लेसेस हैं उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हमने एक रीजन बोल दिया। तो रीजन इज डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन एंड प्लेस। कई प्लेसेस हैं उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है तो वो एक रीजन कहलाया जाएगा। ठीक है, एंड हेल्प अस इन अंडरस्टैंड द स्पेशल डिफरेंशिएशन एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। और ये रीजन हमें ये सारी चीजें समझ में दिक्कत हेल्प भी करते हैं बेसिकली कि स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को एड्रेस करना आपको, जिस क्वेश्चन को ज्यादातर लोगों ने ब्लैंक छोड़ा हुआ। ठीक है, क्लियर है कैसे एड्रेस करना है? इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट ही नहीं किया तो बहुत ही गलत तरीके से किया। नेचुरल साइंसेस क्या है? जो आपकी फिजिकल साइंसेस दे रखी हैं आपकी बुक में, वही नेचुरल साइंसेस हैं, जहां पर एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स नहीं आएगा। मैथ्स इज नॉट ए नेचुरल साइंस, सोशल साइंस है, बॉटनी, जियोलॉजी। ठीक है, ये सारे आपके नेचुरल साइंसेस, और ये कंप्लीट एक साथ आपको लिस्ट में दिए हुए हैं बुक में, वही एज इट इज लिखना था, कोई चेंज नहीं करना था उसमें, चेंज की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन पता नहीं नेचुरल साइंस में क्या क्या लिख दिया। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते व्हाट आर नेचुरल साइंसेस। नहीं समझ में आ रहा था, गूगल पे चेक कर लेते, आपको लिस्ट मिल जाती है, ये नेचुरल साइंसेस हैं। चैट जीपीटी तो पता नहीं क्या क्या बता देगा। ठीक है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाओ जब आंसर्स लिख रहे हो, और वही लिखनी थी सारी जो हमको दी हुई है। बेसिकली नेचुरल साइंसेस यहां पर बता दो, क्लियर कर दो। नेचुरल साइंसेस ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल वर्ल्ड, और उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब सब्जेक्ट आते हैं। और वही चीजें हमें बतानी है सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी से रिलेशन बताया हुआ है तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी उठा लो। एस्ट्रोनॉमी में हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम उनके शेप, साइज, मूवमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, ये बताना था इसमें कि जहां पर एस्ट्रोनॉमी में वी आर स्टडिंग द सेलेस्टियल बॉडीज, ज्योग्राफी में हम उनके शेप को, साइज को, इंटर रिलेशन को पढ़ रहे हैं। आपकी बुक में दी हुई हैं सारी चीजें, बस उसमें से थोड़ा सा कट पेस्ट करना था, कुछ चीजें उनमें से निकालनी थी, बाकी चीजें हटानी थी जो एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। एस्ट्रोनॉमी बेसिकली डील्स विद द सेलेस्टियल बॉडीज, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी क्या है? द लोकेशन, नेचर ऑफ मूवमेंट, फॉर्म एंड साइज ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूडिंग दोज ऑफ सोलर सिस्टम आर स्टडीड विद इन द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। तो ये कैसे एस्ट्रोनॉमी से कनेक्टेड है वो भी बताना है। जहां सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ रहे हैं वहीं उनका नेचर, उनका मूवमेंट और ये सारी चीजें हम कहां पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। द इंटरेक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस विद ज्योग्राफी हैज पेव्ड वे फॉर, अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं क्या क्या है आपका? मॉडर्न कार्टोग्राफी एंड जीआईएस। तो इनके इंटरेक्शन से ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो डेवलप हुए हैं। ये मेंशन करो कि आज के टाइम पे ज्योग्राफी का स्कोप जो है वाइड हो गया है ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्निक्स, और जो वो न्यू टेक्निक्स है वो आई कहां से हैं? विद द इंटरेक्शन विद द अदर सब्जेक्ट्स।
विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन विद अदर सब्जेक्ट, जहाँ एस्ट्रोनॉमी की मदद से ये सारी टेक्निक्स डेवलप हो पाई हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, देन नेक्स्ट पढ़ेंगे जियोलॉजी से। जियोलॉजी में तो कुछ बताना ही नहीं था, सीधा जियोमॉर्फोलॉजी को डिफाइन करना था यहाँ, कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आज हमारे पास क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी है। ठीक है, बस एक लाइन में खत्म करना था इसको। नेक्स्ट, बाकी कहाँ गए इसके, और भी लिखे थे, है नहीं? हाँ, बाकी भी लिख लेना फिर, मैंने नहीं लिखे हैं तो। ठीक है, लिखे हुए थे वो, पता नहीं कहाँ हैं। तो कौन कौन से बचे फिजिक्स के साथ? हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, ओशियनोग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से आ रही है? ड्यू टू इंटर रिलेशन विद दी फिजिक्स। बायोजियोग्राफी कहाँ से आई है? ड्यू टू इंटर रिलेशन विद दी बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी। तो वो सारी लिखनी है। ठीक है, वो 2-3 पॉइंट और हैं जो लिखने हैं आपको। क्लियर है? और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एनी 4 ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। तो कोई भी 4 उठा लेते हैं, उनमें से 6 दी हुई है आपके पास, 6 में से कोई भी 4 उठाओ और उनको एक्सप्लेन कर दो। 6 7 हैं, 6 7 है, सर्वेइंग वाला। ठीक है, ठीक है, सर्वेइंग। सर्वेइंग कहाँ आएगा इसमें? वो टेक्निक्स नहीं है, टेक्निक्स अलग से दिया हुआ है। वो आपका मार्केटेबल स्किल्स हैं, वो मार्केटेबल स्किल्स हैं। 1.8 हेडिंग है, वो है ज्योग्राफिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, और इसी का ही 1.8.7 हेडिंग है, वही है। वहाँ से लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टेक्निक, सर्वेइंग इज ऑल्सो अ टेक्निक, लेकिन उसमें डेवलपमेंट क्या हुआ है, ठीक है ना, वो लिखना है। उसमें नया नया क्या आया है वो आपको मेंशन करना। हाँ, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, है ना, वो भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें आप कोई भी 4 उठा के, इसमें से कोई भी जो आपके पास है उनमें से 4 उठानी और लिखनी है, और सिंपल लाइन में उसको डिफाइन करना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, कर पाओगे? तो अभी सारे क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है, दिस इज, हाँ करेंगे कल, थोड़ा सा आज इसके बारे में डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। आपका जो हिस्ट्री है उसकी समरी में बताऊंगा, ज्योग्राफी की इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी की मैक्सिमम सही लिखी है और इसमें बहुत ज़्यादा समरी लायक कुछ है नहीं। ज्योग्राफी की क्यों? ठीक है, तो ज्योग्राफी का चैप्टर शुरू करें, नया चैप्टर शुरू करेंगे कल की क्लास से। नया चैप्टर है क्या चीज़ इसमें? दिस सोलर सिस्टम। लेकिन सिर्फ सोलर सिस्टम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चैप्टर 2 में पढ़नी है। क्या राजदीप, क्या हाँ, बहुत अच्छी सुविधा। नहीं, अभी बचा है, इसको एक्सप्लेन करके जाऊंगा मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ, रोटेट क्यों नहीं कर रहे हो? राजदीप, आप इसको रोटेट करो पहले। नहीं, रोटेट करो। जब रोकना होगा तो मेरे से पूछना जब मैं यहाँ आऊँगा क्लास में। हाँ, ये चैप्टर 2 क्या है हमारा? सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। तो इसमें बहुत बेसिक टर्म्स हम पढ़ेंगे,
हाँ क्या, जोर से बोलो। अभी मैं क्या बता रहा हूँ? नहीं बताया क्या मैंने अभी? तो थोड़ा सा चुप रहो और सुन लिया करो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? अदरवाइज वो होमवर्क वाली लिस्ट में तुम्हारा नाम भी आने वाला है, ठीक है? तो इस चैप्टर को बहुत बेसिक्स जो आपके ज्योग्राफी के हैं वो यहाँ से शुरू होंगे। अभी तो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट था, जो बेसिकली हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो मेन एनालिसिस हमारा यहाँ से शुरू होता है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट इज अबाउट द थ्योरीज ऑफ अर्थ्स ओरिजिन, जो इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि अर्थ का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। बहुत सारे थ्योरिस्ट आए, बहुत अलग अलग थ्योरीज दी, वो यूनिवर्स की अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई है। देन उसके बाद यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है? जिनमें से वन ऑफ द थ्योरीज इज बिग बैंग थ्योरी, ठीक है? ये हम यहाँ पढ़ेंगे। देन उसके बाद स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है? सोलर सिस्टम इसी में पढ़ेंगे और सभी प्लैनेट्स के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। देन ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मेटियोर्स, ये सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद शेप एंड साइज ऑफ अर्थ, मोशंस ऑफ द अर्थ, सीजन्स, टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? ये सारे हैं। थोड़ा सा लास्ट तक आते हैं, थोड़ा टेक्निकल भी होगा, थोड़ा मैथमेटिक्स भी आएगा इसमें। जब हम टाइम जोन्स पढ़ रहे होंगे, टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अर्थ के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, सीजन्स कैसे डेवलप होते हैं अर्थ के मोशन से, वो सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बेसिक्स जो हमारे ज्योग्राफी के हैं वो हमारे इस चैप्टर से बनने शुरू होंगे। तो फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी वो हम इस चैप्टर से रखेंगे। यहाँ से हमें ज्योग्राफी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ज्योग्राफी है क्या, उसके अंदर एक कंपोनेंट्स हैं, कैसे काम कर रहे हैं। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आएगा जो अलग अलग थ्योरीज बताई गई हैं, जो शुरू में पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट तक आते आते बहुत सारा प्रैक्टिकल पार्ट इसमें आ जाएगा कि हमें पढ़ना कैसे इसे, ठीक है? तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, सेकेंड चैप्टर।